दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि अभिनेता रजनीकांत का बड़ा ऐलान, कहा नहीं करेंगे राजनीति में एंट्री लेकिन करते रहेंगे लोगों के लिए काम। जी आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों तक अस्पताल से वापस लौटे अभिनेता रजनीकांत ने आज राजनीति का दामन छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ये फैसला लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति के बगैर वो तमिलनाडु की जनता के लिए काम पहले की तरह करते रहेंगे। इस बाबत उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में पार्टी लॉन्च करने की बात कहने वाले अभिनेता रजनीकांत ने मंगलवार को राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश से इनकार कर दिया। उन्होंने लोगों से राजनीति में प्रवेश को लेकर किए गए अपने पुराने वादे को तोड़ने के लिए माफी मांगी और कहा, मेरा मौजूदा स्वास्थ्य ईश्वर की ओर से दी जा रही चेतावनी है। उन्होंने अपने प्रशंसकों से माफी मांगते हुए कहा कि वे अब अपनी पार्टी लॉन्च करने का फैसला वापस ले रहे हैं। आपको बता दें कि 3 पेज की चिट्ठी को उन्होंने ट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि मैं इसे भगवान की चेतावनी समझ रहा हूं। मैं केवल सोशल मीडिया के जरिए चुनाव नहीं जीत सकता और लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार सरकार नहीं दे सकता। राजनीति के अनुभवी मेरी इस बात से सहमत होंगे। मुझसे लाखों लोगों से मिलने और सभाओं से आयोजन की उम्मीद की जाएगी। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि पीएमसी बैंक घोटाला को लेकर है। आपको बता दें कि ईडी ने संजय राउत की पत्नी को जारी किया नया समन। 5 जनवरी को पेश होने का दिया निर्देश। जी हम बात कर रहे हैं कि शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने वर्षा राउत को नया समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 5 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिए हैं। इससे पहले पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए वर्षा राउत ने 5 जनवरी तक का समय मांगा था। महाराष्ट्र में हुए पीएमसी बैंक घोटाले मामले में ईडी की ओर से जांच की जा रही है और इस मामले में वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बीते वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान ही पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक में हुई धोखाधड़ी को लेकर पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि शरद पवार का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले दिल्ली में बैठकर खेती के मामलों से नहीं निपटा जा सकता। जी आपको बता दें कि एनसीपी चीफ और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को शरद पवार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्यों से विचार विमर्श किए बिना ही कृषि संबंधित 3 कानूनों को थोप दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर खेती के मामलों से नहीं निपटा जा सकता क्योंकि इससे दूर गांव में रहने वाले किसान जुड़े होते हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक के बाद भी हल ना निकलने पर शरद पवार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के लिए कथित 3 सदस्यीय मंत्री समूह के ढांचे पर सवाल उठाया और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को ऐसे नेताओं को आगे करना चाहिए जिन्हें कृषि और किसानों के मुद्दों के बारे में गहराई से समझ हो। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के बाद अब एमपी में लव जिहाद कानून पर भड़के ओवैसी। बोले बीजेपी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में संलिप्त। जी हम बात करें कि यूपी के बाद मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून के अध्यादेश के लिए शिवराज कैबिनेट की स्पेशल बैठक मंगलवार को बुलाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। इस कानून को लेकर ओवैसी ने कहा कि संविधान में लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं भी लव जिहाद कानून की कोई परिभाषा नहीं है। बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद कानूनों के जरिए संविधान का मजाक बना रहे हैं। अगर बीजेपी शासित राज्य कानून बनाना चाहते हैं तो उन्हें एमसीपी पर कानून बनाना चाहिए और रोजगार देना चाहिए। लव जिहाद पर एआईएमआईएम चीफ ने आगे कहा कि कोर्ट ने इस बार पर जोर देते हुए दोहराया कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21, 14 और 25 के अंतर्गत देश के किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत जीवन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी साफ तौर पर संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में संलिप्त है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को उसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शुरू की मिड डे मील राशन बांटने की योजना। 8 लाख स्कूली बच्चों को होगा फायदा। जी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। हालांकि यह बदलाव हालिया स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में सभी स्कूल मार्च से ही बंद है और अभी माना जा रहा है कि जुलाई से पहले स्कूल खुलेंगे भी नहीं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत ड्राई राशन किट देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मंडावली के राजकीय सर्वोदय विद्यालय में मिड डे मील राशन किट बांटने भी पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बताया कि इस योजना के तहत हम 8 लाख स्कूली बच्चों को ये राशन किट मुहैया कराएंगे। जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक चलेगी ये योजना। इस राशन किट में गेहूं, चावल, तेल और दाल दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस योजना की शुरुआत आज से ही की गई है और बच्चों के अभिभावक इस राशन किट को स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। मंडावली के एक सरकारी स्कूल में इस योजना की शुरुआत करने पहुंचे थे मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये देश की पहली ऐसी योजना है जिसमें स्कूली बच्चों को भी राशन किट दी जा रही है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि जब तक दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे तब तक ये योजना चलती रहेगी। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का भाजपा पर वार का बंगाली संस्कृति खत्म करने की हो रही है साजिश। जी हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बंगाल के महापुरुषों और रिवाजों पर हमला किया जा रहा है और बंगाल के लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। बीरभूम जिले के बोलपुर में टीएमसी की रैली को संबोधित करते हुए मंगलवार को ममता बनर्जी ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंसा और विभाजनकारी राजनीति कर रही है जो रुकनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। वो यूनिवर्सिटी पर गलत टिप्पणी को पसंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की ओर से लगातार ऐसी बातें हो रही हैं जो बंगाली संस्कृति को चोट पहुंचाने वाली और समाज को बांटने वाली है। ये हिंसा की बातें करते हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी जेडीयू में खटास के बीच कूदी आरजेडी। कहा तेजस्वी को सीएम बनाए नीतीश, हम उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाएंगे। जी आपको बता दें कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच रिश्तों में तल्खी के संकेत मिलते ही आरजेडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का ऑफर दे दिया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का प्रयास करेगा। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बिहार के सियासी घटनाक्रम पर आरजेडी बारीकी से नजर रख रही है। एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि बिहार में भाजपा सीएम नीतीश कुमार और गठबंधन दोनों पर अपना अधिकार जमा रही है। गौरतलब है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच खटास के संकेत उस वक्त मिले जब अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इस मामले को लेकर जेडीयू ने भाजपा के ऊपर गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाया। यही नहीं, जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ बिहार में कोई कानून नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को लेकर देश में नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। जेडीयू नेताओं की नाराजगी के बाद सोमवार को भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में एनडीए का गठबंधन अटूट है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार एनडीए की स्वाभाविक पसंद थे और न चाहते हुए भी वो हमारे कहने पर ही राज्य के सीएम बने। दरअसल रविवार को नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो बिहार के सीएम नहीं बनना चाहते थे, जिसके बाद सुशील कुमार मोदी ने यह बयान दिया। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि टीआरपी स्कैम केस में अर्नब गोस्वामी की हो सकती है गिरफ्तारी। बार्क के पूर्व सीईओ को लाखों रुपए देने के आरोप। जी आपको बता दें कि फर्जी टीआरपी मामले में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस केस की जांच कर रही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने किला कोर्ट में सोमवार यानी 28 दिसंबर अर्नब गोस्वामी पर रिश्वत देने का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस ने एक रिमांड नोट जारी किया है कि जिसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस ने जांच में यह पाया है कि रेटिंग में गड़बड़ी करने के लिए अर्नब गोस्वामी ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को लाखों रुपए दिए थे, जिसके बदले में रिपब्लिक भारत हिंदी चैनल और रिपब्लिक टीवी अंग्रेजी न्यूज चैनल के टीआरपी को बढ़ाया गया था। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें, जिस पर अन्ना हजारे ने कहा कि किसानों की मांग पूरी ना हुई तो अगले महीने दिल्ली में आंदोलन होगा। जी हम बात करें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों से संबंधित मुद्दों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो वे भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। हजारे ने कहा कि वे जनवरी 2021 में अपना आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं अपने आंदोलन को लेकर उन्होंने केंद्र सूचित कर दिया है। अन्ना हजारे ने मंगलवार को सरकार को जल्द से जल्द किसानों की समस्या सुलझाने हेतु पत्र लिखा है और कहा है कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो वे जनवरी 2021 में आंदोलन छेड़ेंगे। हजारे ने कहा कि उन्होंने अगले महीने दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके बारे में सरकार को भी सूचित कर दिया है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि शीतलहर की चपेट में दिल्ली 3 दिन तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जाने अन्य राज्यों का हाल। जी आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रहे हिमपात के कारण दिल्ली और आसपास के राज्यों समेत पूरा उत्तर भारत एक बार फिर शीतलहर की चपेट में है। इस वजह से मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ जिलों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक दिल्ली शीतलहर की चपेट में रहेगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।